बनारस के समीप स्थित एक गांव था जिसे दौलतपुर के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक प्रख्यात पंडित निवास करते थे जिनका नाम शीतला प्रसाद पांड्य था। वे एक अत्यंत योग्य पंडित और तांत्रिक थे, साथ ही एक समृद्ध जमींदार भी थे। पंडित जी के 4 संतानें थी। सबसे बड़े बेटे का नाम जगदम्बा था, जो जमींदारी के कार्यों और कृषि गतिविधियों की देखरेख करते थे। दूसरे नंबर के बेटे का नाम हरिहर प्रसाद था, जो महाकवि व्यास के ग्रंथों, रामायण और महाभारत के पाठ आयोजित कराते थे और परिवार के सभी बाहरी और आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी संभालते थे। तीसरे नंबर के बेटे का नाम बाल मुकुंद जी था, जो पिताजी के साथ गांव में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों का संचालन करते थे। सबसे छोटे बेटे का नाम राधा कृष्ण था, जो रेलवे में गार्ड के रूप में मुंबई में कार्यरत थे। इन सभी बेटों के बच्चों को 3 माताओं के संरक्षण में पाला गया था, जिससे कुल मिलाकर परिवार में 8 बेटियां और 8 बेटे थे। सावित्री जी इस परिवार की सबसे बड़ी पुत्री थी। उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। जब सावित्री जी मात्र 10 वर्ष की थी, तब उनकी माता का निधन किसी बीमारी के कारण हो गया था। प्राचीन समय में बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। सावित्री जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में तय कर दिया गया था। उनके पति का नाम रामकुमार था, जिनकी उम्र उस समय केवल 17 वर्ष थी। रामकुमार जी के दादा का नाम केदारनाथ तिवारी था, जो एक महान पंडित और ज्योतिषी थे। वे धनी नहीं थे, परंतु एक संपन्न परिवार के सदस्य थे। रामकुमार जी के पिता एक वकील थे और कस्बे के न्यायालय में कार्यरत थे। रामकुमार जी छोटे भाई थे। उनसे छोटी उनकी बहन विद्या थी। सबसे बड़े भाई का नाम सुदर्शन था और दूसरे बड़े भाई का नाम कृष्ण कुमार था। दोनों बड़े भाई BHU में पढ़ाई कर रहे थे। रामकुमार जी, जो कि सागर बुद्धि के थे, उस समय 11वीं कक्षा के छात्र थे। 11वीं कक्षा का उस समय बोर्ड का परीक्षा हुआ करती थी। गांव में उस समय विद्यालय नहीं होते थे, इसलिए रामकुमार अपने पिता के साथी के कस्बे के विद्यालय में पढ़ते थे और पिता के साथ ही रहते थे। शनिवार की शाम को वे अपने गांव लौट जाते थे और सोमवार को पुनः वापस आ जाते थे। अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। प्राचीन समय में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए सावित्री जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही होती थी। वे अक्षर ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। रामायण पढ़ने के साथ साथ पत्र लिखना भी सीख चुकी थी। घर में रहते हुए बेटियां घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कढ़ाई और बुनाई भी सीखने की कोशिश करती थी। विवाह कम उम्र में कर दिए जाते थे, लेकिन लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात किसी विशिष्ट अनुष्ठान के तहत सावित्री जी को अत्यधिक धन, वस्त्र और उपहारों के साथ ससुराल भेजा गया। इस बीच वे अपने परिवार के संरक्षण में रही। सावित्री जी को 3 वर्षों के बाद ससुराल भेजा जाने वाला था और घर की स्त्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रवि ने सावित्री जी को कम से कम दाल चावल बनाने की विधि सिखाने की सलाह दी। एक दिन निर्धारित किया गया कि सावित्री को खाना पकाना होगा। प्रातःकाल सावित्री को स्नान करवाकर रसोई में भेजा गया। परिवार के 25-30 व्यक्तियों के भोजन की तैयारी करनी थी। बड़े बर्तन में पानी, नमक और हल्दी डालकर रखा गया। पकाने की प्रक्रिया सहज थी। अब चावल की बारी थी। एक पीतल के बड़े बर्तन में पानी भरकर रखा गया और चाची ने कहा कि जब पानी उबालने लगे तो सारा चावल डाल देना। सावित्री ने ऐसा ही किया और फिर बर्तन को पत्थर से ढक दिया। जब पानी उबालने लगा तो बर्तन से पानी बाहर आने लगा। अब 13-14 साल की बच्ची का मन काम करने लगा। उसने पत्थर पर हाथ रखकर दबाया। लंबे समय तक दबाए रखने के कारण उसका हाथ जलकर लाल हो गया। चाची ने इस बारे में बता दिया था। किसी तरह दाल और चावल पक गए, पर सावित्री का हाथ जल गया और दोनों हथेलियों में छाले पड़ गए। वह दर्द से तड़प रही थी। हाथ जलने के कारण उसे खाना बनाने से मना कर दिया गया। कुछ दिनों के उपचार के बाद जब हाथ ठीक हुआ तो परिवार ने निर्णय लिया कि सावित्री को खाना बनाना सिखाने के लिए मामा के घर भेजा जाए। इस प्रकार सावित्री अपने मामा के यहाँ चली गई। मामा का घर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। मामा जी बनारस शहर के 80 नंबर मोहल्ले में रहते थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। वे और उनकी पत्नी वहीं निवास करते थे। परिवार के अन्य सदस्य
बनारस के निकट किसी गांव में रहते थे, जो उनका पैतृक गांव था। बनारस के 80 नंबर मोहल्ले में रहते हुए सावित्री ने विभिन्न प्रकार के खान पान की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच राम कुमार की परीक्षा का परिणाम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा था, प्रथम श्रेणी में प्रथम राम कुमार तिवारी। इससे सावित्री के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम कुमार जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज में दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ रहकर गंभीरता से पढ़ाई की। सावित्री जी के विवाह के 3 वर्ष बाद निर्धारित समय पर उन्हें ससुराल भेज दिया गया। साथ में परिवार वालों के लिए वस्त्र, मिठाइयाँ, पकवान, घर गृहस्थी का सामान और अनेक उपहार भेजे गए। सावित्री की ससुराल में सभी लोग अत्यंत अच्छे और स्नेही थे। ससुर के अलावा ददिया, सास और ससुर भी थे। सावित्री जी अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, परंतु यहाँ सबसे छोटी थी। उनकी 2 जेठानियां और एक ननद विद्या भी थी। हालांकि सभी लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर में बहुत काम करना पड़ता था और सबकी सेवा भी करनी होती थी। सुबह से शाम तक सावित्री जी थक जाती थी। उनकी सास बहुत अच्छी थी, जो सावित्री को अपनी बेटी की तरह मानती थी और अपने पास सुलाती थी। राम कुमार जी BHU में पढ़ाई कर रहे थे। 3 वर्षों की पढ़ाई के बाद वे BSSC की परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में पास हो गए। जीवन में सब कुछ सहज नहीं होता। नियति कभी न कभी कुछ अप्रत्याशित घटित कर देती है। राम कुमार के पिता एक सफल वकील थे और उनकी आय बहुत अधिक थी, जिससे परिवार संपन्न था। किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई जांचों के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई है, जो उस समय एक जानलेवा बीमारी थी। जब इसका पता चला, तब तक उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह संक्रमित हो चुके थे। अब उनका कोर्ट और कचहरी जाना बंद हो गया था, जिससे आमदनी भी समाप्त हो गई थी। राम कुमार जी के दादा पूजा पाठ और पंडिताई करके जीविका अर्जित करते थे। हालांकि एक विशाल परिवार का खर्च, 3 बच्चों की शिक्षा और एक बेटी के विवाह का बोझ भी उनके ऊपर था। इसी बीच एक मरीज के इलाज और खान पान का खर्च भी उनकी जिम्मेदारी बन गया था। फिर भी उन्होंने साहस बनाए रखा और संकल्पित रहे कि जो भी होगा देखा जाएगा। प्रारंभ में वकील साहब का इलाज घर पर ही किया जा रहा था। BHU में नियमित चेकअप आवश्यक था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें BHU में भर्ती कराना पड़ा। वकील साहब के सभी पुत्र और माता पिता उनकी सेवा में लगे रहे, परंतु नियति के आगे किसी की नहीं चली। अत्यधिक चिकित्सा के बाद भी वकील साहब की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार गहरे शोक में डूब गया। अब राम कुमार की शिक्षा पर भारी खर्च आना था। BSSC में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद राम कुमार को इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश लेना था। दादाजी ने कई लोगों से सलाह ली कि क्या किया जाए। प्रवेश के दिन रुपए 5,000 की आवश्यकता थी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल लेना अनिवार्य था। सुबह राम कुमार जी अपने गांव से तैयार होकर निकले। दादी ने दही गुड़ खिलाकर माथे पर तिलक किया और वे दादाजी से मिलने गए। दादाजी पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। राम कुमार जी ने दादाजी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि वे प्रवेश लेने जा रहे हैं। दादाजी ने अपनी भाषा में पूछा, भैया कितने रुपए लगेंगे? राम कुमार जी ने कहा, रुपए 5,000 की जरूरत है, जिससे दादाजी चिंतित हो गए और पैसे की थैली आंगन में फेंक दी। थैली के खुलने पर चांदी बिखर गई। ये देखकर राम कुमार जी की आंखें भर आई और वे कमरे में लौट आए। सावित्री जी, जो मायके से आती जाती रहती थी, ने जो धन जमा किया था वह राम कुमार जी को सौंप दिया। हालांकि राशि रुपये 2,000 से अधिक थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं थी। राम कुमार जी उस पैसे के साथ ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रवेश का अंतिम दिन था। ट्रेन में कुछ स्टेशन बाद सावित्री के चाचा चढ़े और राम कुमार जी ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। हालचाल पूछने के बाद चाचा जी ने यात्रा की वजह पूछी। राम कुमार जी ने सुबह की सारी घटना बताई और चाचा जी ने अगले स्टेशन पर कुछ रुपये दिए। राम कुमार जी बनारस पहुंच गए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की समस्या ज्यों की त्यों रही। कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से मिले और कहा कि वे आज प्रवेश नहीं ले सकेंगे। प्रिंसिपल ने समस्या पूछी और राम कुमार ने कहा कि उनके पास आवश्यक पैसे नहीं है।
उन्होंने प्रस्तावित किया कि अगर वे एमएसएससी में प्रवेश लें तो फीस माफ हो सकती है। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया कि इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहिए और स्कॉलरशिप के लिए एक फॉर्म भरने की सलाह दी। इस प्रकार राम कुमार जी को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। उनकी पत्नी की सहायता ने भी बड़ा योगदान दिया। इसके बाद राम कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में कलकत्ता चले गए। नए इंजीनियर के लिए नौकरी पाना आसान नहीं होता। कलकत्ता जैसे विशाल शहर में जुगाड़ करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कलकत्ता में राम कुमार जी को रोकने के लिए उनके पिता के एक मित्र का पता दादाजी ने दिया था। वे कलकत्ता के बड़ा बाजार मोहल्ले में रहते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद राम कुमार जी ने अपना सामान, जिसमें एक कंबल था, क्लासरूम में रखा और एक कप चाय पीने के बाद पिताजी के मित्र के घर की ओर निकल पड़े। स्टेशन पर पूछने पर पता चला कि बड़ा बाजार ट्राम से पहुंचा जा सकता है। ट्राम बस की तरह 1-2 मंजिला वाहन थी जो संभवतः इलेक्ट्रिक से चलती थी और 20 मिनट में बड़ा बाजार पहुंच गई। राम कुमार जी वहां से पैदल चलते हुए पिताजी के मित्र शंकर के घर पहुंचे। परिचय कराने पर हरिशंकर जी ने ऐसा आभास कराया जैसे वे राम कुमार जी को पहचानते हो। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने चाय मंगवाकर पिलाई। तत्पश्चात वे राम कुमार को अपने निवास पर ले गए। उनका घर एक कमरे और एक छोटी सी बालकनी के साथ साधारण था, जहां भोजन पक रहा था। एक ओर जमीन पर बिछी दरी थी, दूसरी ओर एक अलग स्थान था। हरिशंकर जी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ यही निवास करते थे। उन्होंने राम कुमार को दरी पर बिठाया और अपनी पत्नी से भोजन लाने को कहा। पीतल की थालियों में भोजन आ गया। एक ओर चावल की ढेर लगी थी, जिस पर 2 रोटियां रखी थी। थोड़ी सी सब्जी और दाल थाली में डाल दी गई थी। राम कुमार जी ने भोजन किया और हरिशंकर जी ने उन्हें कुछ पतों पर पता लिखा और कहा कि वे शाम को उन्हें रहने की व्यवस्था दिखाएंगे। पहले राम कुमार को इन पतों पर जाकर आवास की व्यवस्था करनी होगी, फिर वापस आकर उनसे मिलना होगा। राम कुमार जी अब गांव की खोज में निकल पड़े। इस बीच सावित्री, जो राजगद्दी पर नहीं बैठी थी, अपने गृहस्थ जीवन के कठिन संघर्ष में व्यस्त थी। सुबह से शाम तक परिवार के हर सदस्य की जरूरतें पूरी करती थी। बर्तन धोना, रसोई साफ करना, आंगन में झाड़ू लगाना, नहाना और चाय चढ़ाकर भोजन तैयार करना, यह सब उसकी दिनचर्या में शामिल था। बाबा जी दूध की बाल्टी लेकर आते और दूध उबालने के बाद चाय परोसते। दादी दूध धोती में पकड़े रहती, तब तक वे गंगा स्नान के लिए जाती। आधे घंटे बाद दादी और बाबा गंगा स्नान करके आते, तब तक बाबा जी के लिए एक लोटा चाय और कुछ नाश्ता तैयार हो जाता। जेठानी के बच्चों का स्कूल का समय हो जाता और सावित्री उन्हें अचार और टिफिन देती। सावित्री के मुंह में घूंघट रहता और चाय के घोंट भी उसके लिए तरसते रहते। उसकी स्थिति पर लोग 4 बातें बनाते, जैसे कि 5 साल हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कई बार वह मन में जवाब देने की इच्छा करती, लेकिन चुप रहती। सावित्री की सहायता के लिए दूसरे जेठानी के बच्चे नहीं थे जिससे वह कुछ मदद कर सकती थी। गाय, बैल और घर के आटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने घर की चक्की में आटा पिसवाया, बिना चेहरे पर शिकन लाए। ननद की शादी, जो एक आसान काम था लेकिन महत्वपूर्ण था, संपन्न हो गई। विद्या की विदाई की प्रतीक्षा थी, जब राम कुमार की नौकरी स्थिर हो जाएगी। सावित्री ने अपने मायके से लौटकर महीने भर की छुट्टी ली या फिर अधिक समय रुक जाती। वर्षों में सावित्री एक सुकुमार बाला से एक दक्ष गृहिणी बन चुकी थी। राम कुमार को पास के एक कारखाने में शिफ्ट इंजीनियर की नौकरी मिली, जिसकी प्रारंभिक तनख्वाह रुपये 300 थी। पहली तनख्वाह से उसने रुपये 300 की घड़ी खरीदी। पिता के मित्र ने एक आवास की व्यवस्था कर दी, जहां रुपये 7 प्रति माह देना था। कारखाने तक बस से जाना पड़ता था, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। दोपहर की छुट्टी में कैंटीन में भोजन करना पड़ता था। राम कुमार ने दिन और रात की ड्यूटी के साथ 3 शिफ्टों में काम किया। इस प्रकार वह समय काटते हुए अच्छी नौकरी की तलाश में लगे रहे। इस बीच राम कुमार के दोनों भाइयों की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी और वे गांव लौट आए थे। बड़े भाई ने एमए की डिग्री प्राप्त की थी और किसी प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता जाने की योजना बनाई थी, जहां वे अपने मित्र के निवास पर ठहरने वाले थे। उनके मित्र का कलकत्ता में निजी आवास और पिता का व्यापार था। बड़े भाई साहब बेहद शौकीन थे।
और कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय थे। वे राजनारायण सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय चुनाव में भाग ले चुके थे और एक बार अंग्रेज को गोली मारने के आरोप में जेल भी जा चुके थे, लेकिन पहचान की कमी के कारण बच गए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दूसरे भाई ने BHU से आयुर्वेद में MD की डिग्री प्राप्त की थी। उनके गांव में प्रैक्टिस करने का इरादा था, लेकिन बाद में कस्बे में अस्पताल खोलने की योजना थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन धन की कमी थी। अभी भी सब कुछ बाबा जी की कमाई पर निर्भर था। शादी ब्याह के मौसम में आमदनी अच्छी होती थी, लेकिन कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। दादी अक्सर कहती थी, कभी घी है घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, सुख दुख द्वाना आते जाते रहते हैं। अखबार में किसी नौकरी का विज्ञापन देखकर हरिशंकर जी ने राम कुमार को सूचित किया। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस स्थान पर चयनित हो गए। ये नौकरी अच्छी थी और वेतन भी बेहतर था। साथ में 2 कमरों का फ्लैट भी मिल रहा था। खाना खाने के लिए मेस और कैंटीन भी उपलब्ध थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन यह कलकत्ता शहर से 5 मील दूर था। राम कुमार ने सोचा कि सभी सुविधाएं पहले से ही अच्छी हैं। शहर के अंदर रहने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने मन की सुनी और नौकरी स्वीकार कर ली। 2-3 महीने के बाद बाबा जी को हर महीने मनी ऑर्डर भेजा जाने लगा, जिससे घर की स्थिति में सुधार हुआ। 6 महीने बाद कारखाने के मालिक ने राम कुमार के काम से प्रसन्न होकर उन्हें एक प्लांट का इंचार्ज बना दिया और बोनस भी दिया। राम कुमार ने बहुत सारी खरीदारी की, सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव लौट आए। घर पहुंचने पर बाबा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। पहले लड़के वालों को सूचित कर बहन की विदाई की तैयारी की गई। गांव में एक और खुशखबरी थी। राम कुमार एक बेटी के पिता बन चुके थे। जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। राम कुमार ने अपनी बेटी और पत्नी को गांव में छोड़कर वापस लौट गए। पत्नी से वादा किया कि जल्दी ही उन्हें ले आएंगे। राम कुमार वापस अपनी नौकरी में बहुत खुश और उत्साहित रहते थे। हालांकि सावित्री की कमी महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने चुप रहकर और सब्र करके काम किया। तभी अचानक एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। बड़े भाई साहब का निवास एक 2 मंजिला मकान था। वे शाम को अपने मित्रों के साथ छत पर बैठकर नशा करते थे। एक दिन छत की बाउंड्री पर बैठते समय भाई साहब का पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। उन्होंने अपने शरीर का भार एक पैर पर लिया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनके मित्र और परिवार वाले परेशान हो गए और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में दाखिल करने के बाद मित्र के परिवार ने राम कुमार को सूचित किया। जब राम कुमार अस्पताल पहुंचे, भाई साहब का ऑपरेशन चल रहा था, जिससे वे उनसे मिल न सके। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला और इसके बाद उन्हें नींद की दवा दी गई। डॉक्टर से मिलकर अस्पताल का खर्च चुकाकर राम कुमार ने अगले दिन आने की बात कही। जाते समय मित्र के पिता ने आश्वस्त किया कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग ध्यान रखेंगे। भाई के फ्रैक्चर की खबर घर पर देने के बाद भाभी जी कलकत्ता आ गईं और भाई साहब के मित्र के घर रुक गईं। बाबा जी राम कुमार के पास रहने के लिए आ गए। एक दिन बाबा जी ने भोजन किया, लेकिन अत्यंत चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने राम कुमार से कहा, तुम रोज इसी प्रकार का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम्हें घर के खाने का प्रबंध करना होगा। बाबा जी ने वापस गांव लौटते हुए घोषणा की कि 10 दिन बाद वे बड़ी बहू को लेने आएंगे और गांव जाकर दादी से कहा कि छोटी बहू को तैयार कर दो। 10 दिन बाद वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगी। बाबा जी की इस बात को सुनकर किसी की भी हिम्मत रोकने की नहीं हुई। 10 दिन बाद बाबा जी ने सावित्री को अपने बच्चे के साथ कलकत्ता जाने के लिए तैयार किया, लेकिन घर छोड़ने का उन्हें अत्यंत दुख हो रहा था, इसलिए बड़े भाई साहब की बेटी को भी साथ ले जाना चाहती थी। सब ने इसे मना कर दिया। रात को सभी लोग गंगा जी के किनारे स्थित मंदिर में सो गए। सुबह नाव से गंगा पार करके मिर्जापुर से जनता एक्सप्रेस में बैठकर कलकत्ता पहुंच गए। पहले वे बड़े भाई के निवास पर गए, क्योंकि राम कुमार को यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी भी आ रही है। वहां से फोन कर दिया गया, तब वे आए और बाबा जी को उनके परिवार के साथ अपने निवास पर ले गए। इस प्रकार सावित्री जी कलकत्ता पहुंच गईं। नई जगह में उन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी और अंगीठी जलाना भी उन्हें नहीं आता था।
अनेक कठिनाइयों को पार करके वे वहां समायोजित हो पाए। बड़े भाई साहब भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर हावड़ा नामक स्थान पर एक कारखाने में लेबर ऑफिसर के पद पर काम करने लगे। अपने मित्र के यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन नया टीवी अपनी कलाकारी दिखा रहा था। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। एक रात 8-9 बजे भाई साहब और उनके मित्र छत्रमस्ती कर रहे थे। उनके मित्र ने एक छड़ी जैसी वस्तु ले रखी थी और बता रहा था कि इसे गुप्ती कहते हैं। इसका नुकीला भाग जहर से सना होता है, जिससे व्यक्ति को चोट लगाकर मार डाला जाता है। भाई साहब ने इसे लेकर देखा और अचानक ये छड़ी उनके मित्र के पेट में घुस गई। मित्र ने चिल्लाना शुरू कर दिया और भाई साहब छत पर से कूदकर भागे। उनके घर वालों ने भीड़ लगा ली और उल्टा सीधा बोलने लगे, यह आरोप लगाते हुए कि भाई साहब ने जानबूझकर ऐसा किया है। भाई साहब ने रेलवे स्टेशन जाकर राम कुमार को फोन किया और पूरा मामला बताया। राम कुमार ने तुरंत एक 800 की टैक्सी का प्रबंध करके उन्हें रातों रात गांव भेज दिया और कहा कि अपने घर मत रखिए। FIR दर्ज कर दी गई। पूरे शहर में पुलिस भाई साहब की खोज में जुट गई। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि छोटे भाई को पकड़कर पिटाई की जाए ताकि पता चले कि वे कहां छुपे हैं, लेकिन श्याम के पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब वह पक्का दोस्त भाई साहब का दुश्मन बन चुका था। पुलिस ने गांव तक जाकर उनकी खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सजा के रूप में उन्हें तड़ी पार कर दिया गया। अब यदि वे कलकत्ता की सीमा पार करते तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। राम कुमार की फैक्ट्री में नई नई आधुनिक मशीनें लगाई जा रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें जर्मनी भेजा गया। उन्होंने जो काम सौंपा गया था उसे कुशलता से पूरा किया और कारखाने का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। तब राम कुमार को उस कारखाने का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। अब उनका परिवार 2 कमरे के फ्लैट से एक विशाल बिल्डिंग में आ गया, जिसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। इसमें 2 बड़े कमरे, लैट्रिन, बाथरूम अटैच, बड़े हॉल और अन्य कमरे भी थे। सीढ़ी से नीचे जाकर 2 कमरों का सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें 2 नौकर, एक सफाई कर्मी और 4 माली थे। सामने फूलों से भरा गार्डन और पीछे सब्जी उगाने के लिए जगह थी। शहर जाने के लिए कार सुबह और शाम खड़ी रहती थी। उस मकान में बहुत सारी सुविधाएं थी, जिनका उपयोग करना सावित्री जी को नहीं आता था। वे एक साधारण गांव की बेटी थी और शादी के बाद भी 8 वर्षों तक गांव में ही रही थी। हिंदी और संस्कृत के अलावा उन्हें किसी और भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन राजकुमार के पास समय की अत्यंत कमी रहती थी और रामकुमार जी हर फर्नीचर, पर्दे, ब्रांडेड सामान, बालकनी आदि के बारे में बताते रहते थे। यहाँ आने के बाद उनके एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई थी। बेटी का नाम इंदु और बेटे का नाम रवि था। कहा जाता है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ समस्याएं भी सिर उठाती है। रामकुमार जी के घर पर विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी थी। कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ शिक्षा के लिए और अन्य किसी न किसी बहाने से उन्हें घेरे रहते थे। अगर किसी ने किसी तरह की मदद ले ली तो अगला उस पर एहसान का बोझ लादे रहता था। शुरू में हरिशंकर जी से सहायता लेने के बदले उनके भाई उमाशंकर जी को नौकरी दिलवाकर घर में रखना पड़ा। कुछ लोग दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर पाते और बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार फैक्ट्री का मैनेजर मन ही मन राम कुमार जी को हटाने की योजना में लग गया और अपने भतीजे को उनकी जगह लाना चाहता था। जीवन फिर एक नई करवट लेने की स्थिति में था। काम के अत्यधिक बोझ और आराम की कमी के कारण राम कुमार जी को थकावट और कमजोरी का एहसास होने लगा। ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने खुद को दबाव में महसूस किया और कुछ समय बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए, यह आशा करते हुए कि कुछ आराम से ठीक हो जाएंगे। यद्यपि कुछ राहत मिली, लेकिन पुनः लौटने के बाद वही समस्याएं शुरू हो गईं। कुछ शुभचिंतक भी काम करने वालों में थे, जिन्होंने राम कुमार जी को सलाह दी कि वे उचित इलाज करवाएं। कई जांचों और एक्सरे के बाद पता चला कि राम कुमार जी को भी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी हो गई है। आज के समय में भी टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन आधुनिक दवाओं और खान पान से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु
उस समय यह एक कठिन बीमारी थी। रिश्तेदार जो घर में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे, दिन भर डनलप के गद्दे पर कूदते हुए गप्पे मारते रहते थे। संक्रमण के भय से धीरे धीरे वे घर छोड़ने लगे ताकि उन्हें भी संक्रमण न हो जाए। जब राम कुमार को पता चला कि उन्हें टीबी हो गई है, तो यह खबर पति पत्नी के लिए जैसे एक आकाशीय प्रहार थी। राम कुमार के पिता की मृत्यु भी इसी बीमारी के कारण हुई थी। उन्हें 6 महीने तक बीएचयू में भर्ती रहकर इलाज करवाना पड़ा, लेकिन सब प्रयास व्यर्थ साबित हुए। सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस समय टीबी एक जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज अत्यंत कठिन था। घर में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। वहां रह रहे रिश्तेदारों में एक रघुनाथ जी थे जो दूर के रिश्तेदार थे और एक शिक्षक थे। राम कुमार जी ने उनसे सलाह लेने का निर्णय किया। राम कुमार जी ने ड्राइंग रूम में बैठकर नौकर से रघुनाथ जी को बुलाने को कहा। सावित्री जी ने चाय और कुछ नाश्ते का प्रबंध किया। जब रघुनाथ जी आए और सोफे पर बैठ गए तो उन्होंने राम कुमार जी से पूछा, आपकी तबीयत अब कैसी है? राम कुमार जी ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको नाश्ते के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं। चाय और नाश्ते के साथ बातचीत शुरू हुई। राम कुमार जी ने कहा, आपको पता चल गया होगा कि मुझे एक बीमारी हो गई है। मैं आपकी मदद चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल। आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं? आप जो कहेंगे मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं। राम कुमार जी ने कहा, मैं जहां भी जाऊं आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं पहले डॉक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, फिर आप मेरे साथ चलिए। रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, पैसे के अलावा मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। राम कुमार जी ने कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, डूबते को तिनके का सहारा भी पर्याप्त होता है। अब राम कुमार जी और सावित्री जी को कुछ सहारा मिल गया था। उन्होंने सबसे पहले कारखाने में 1 सप्ताह की छुट्टी ली और रघुनाथ जी के साथ उस डॉक्टर के पास गए जिसने एक्सरे की जांच की थी। पहले से ही एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। डॉक्टर से मिलकर उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में सभी सवाल किए। उस रेडियोलॉजिस्ट ने उनकी स्थिति का संज्ञान लिया और बताया कि उनके फेफड़ों में कुछ धब्बे पाए गए हैं जिससे टीबी का संदेह किया गया है। उसने कहा, इसका इलाज हमारे देश में संभव नहीं है क्योंकि यहाँ इसके दवाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कलकत्ता के कुछ डॉक्टरों के नाम दे सकता हूँ। आप उनसे मिलकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसने ट्रेन के डॉक्टरों के नाम दिए। 1 सप्ताह के भीतर राम कुमार जी ने कई डॉक्टरों से मुलाकात की और काफी जानकारी प्राप्त की। अंततः उन्हें डॉक्टर विनय सबसे अधिक बुद्धिमान लगे। उन्होंने तय किया कि वे उन्हीं से अपना इलाज करवाएंगे। दृढ़ संकल्प के साथ राम कुमार जी ने डॉक्टर विलियम से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर विलियम ने कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि दवाएं विदेश से मंगानी पड़ती है। इन दवाओं की कीमत अत्यधिक है। इसके अलावा खान पान में भी खर्च होता है। यदि आप सब चीजों के लिए तैयार हैं, तो मैं आपका इलाज करने की जिम्मेदारी ले सकता हूं। इलाज एक लंबा समय लेगा, लगभग 1 साल। यदि आप बीच में लापरवाही करते हैं या इलाज छोड़ देते हैं तो मरीज का ठीक होना असंभव हो जाता है। दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी है। यदि सब कुछ सही रहा तो आप ठीक हो सकते हैं। घर लौटकर राम कुमार ने अपनी पत्नी से इस पर विचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे डॉक्टर विलियम से इलाज करवाएंगे। इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई किताबें मंगवाई क्योंकि सावित्री भी इसके बारे में जानना चाहती थी। सारी किताबें हिंदी में थी क्योंकि सावित्री केवल हिंदी जानती थी। किताबों में टीबी के विभिन्न चित्र और विवरण थे जो इस भयानक बीमारी की भयावहता को दर्शाते थे। इसके कीटाणु सांस के माध्यम से शरीर के फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। राम कुमार जी और सावित्री ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। डॉक्टर विलियम की सलाह मानते हुए उन्होंने इलाज शुरू किया। इस मर्ज की दवा इंग्लैंड से मंगाई जाती थी जिसे कीरस्ट्रॉन नामक कंपनी बनाती थी। लाल रंग के सुंदर डिब्बे में पैक ब्राउन रंग के ग्रेन्यूल्स होते थे जिन्हें डिब्बे में रखे चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेना होता था। यह दवा अत्यंत कठिन थी
और 1 सप्ताह के उपयोग के बाद राम कुमार जी की स्थिति बहुत खराब हो गई। शरीर की सक्रियता समाप्त हो गई और उन्हें कारखाने से छुट्टी लेनी पड़ी। वही कारखाने का मैनेजर अपने भतीजे को राम कुमार जी की जगह पर स्थापित करने की योजना बना रहा था। कारखाने में कई अधिकारी राम कुमार जी को बहुत मानते थे। उनमें से एक लेबर ऑफिसर मिस्टर रॉय कुमार राव राम कुमार जी के घर आए। राम कुमार जी ने कहा, मैं 6 महीने की छुट्टी पर जाने की सोच रहा हूं। मैं ठीक होकर फिर से काम पर लौट आऊंगा। राय साहब को मैनेजर साहब की सारी हकीकत मालूम थी। उन्होंने छुट्टी लेने का कड़ा विरोध किया और बोले, मैं आपकी चारपाई पावर प्लांट के ऑफिस में लगवा देता हूं। आप वहीं आराम से लेटकर अपना काम कर सकते हैं। इंजीनियर का काम करवाना है, खुद करना नहीं है। इस तरह राम कुमार जी की जिंदगी की गाड़ी धीमे धीमे चलने लगी। डॉक्टर ने उन्हें मांसाहारी भोजन का सुझाव दिया, लेकिन वो तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण थे। उनके लिए मीट, मांस, मछली और अंडा छूना भी पाप था। खाने का तो सवाल ही नहीं। दूध, दही वो खा सकते थे, लेकिन ताकतवर दवा बिना ताकतवर भोजन के असर नहीं करती। सावित्री जी ने भी सोचा कि जो करना पड़े किया जाएगा, लेकिन बीमारी से छुटकारा पाना ही होगा। राम कुमार जी के भाई को कलकत्ता की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, परंतु बाहर रह सकते थे। जब उन्हें राम कुमार जी की बीमारी का पता चला तो किसी तरह वहां पहुंचे और कुछ मदद मिली। सावित्री जी ने नौकर से एक बार में 8 अंडे मनवाकर फ्रिज में रख दिए। भाई साहब एक अंडे को दूध में मिलाकर राम कुमार जी को पीला देते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो दूध के साथ अंडा पी रहे हैं। सावित्री जी ने अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ दिया और दिन भर राम कुमार जी के लिए कुछ न कुछ पकाती रहती थी। मुंह का स्वाद खराब होने की वजह से वो खा नहीं पाते थे, लेकिन किसी तरह सावित्री जी उन्हें खिलाती पिलाती रहती थी। राम कुमार जी की सारी तनख्वाह उनके इलाज में ही खर्च हो जाती थी। पहले वो सावित्री को रुपये 250 घर खर्च के लिए देते थे, जिसमें से कुछ बचा लेती थी। अब उन्हीं पैसों से घर का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और फिर से एक्सरे करवाया गया। बीमारी में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन अभी 2 साल तक इलाज कराना था। राम कुमार जी की हालत में सुधार हो रहा था, पर रात को कभी कभी उल्टियां हो जाती थी और हरारत बनी रहती थी। बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और डॉक्टर साहब आराम के लिए और दवाइयां बढ़ा देते थे। सावित्री जी भी परेशान थी। जो भी उपाय लोग बताते वो करती जाती थी। बहुत से व्रत और उपवास भी रख रही थी। गांव से बड़े भाई साहब के एक मित्र सिद्दीकी जी आए। उन्होंने भी एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटी, रोज सुबह उठकर नहाकर गर्म पानी से मरीज के पैर और सिर धोकर उस पानी को एक बर्तन में रखकर किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डालाओ। 1.25 महीने तक बिना नागा के ऐसा करते रहो, चमत्कार हो जाएगा। सावित्री जी ने इसे भी पूरी लगन से किया। उनका मकान हुगली नदी के किनारे था। 4-5 सीढ़ियां चढ़कर सड़क पर जाना पड़ता था। सुबह 5 बजे उठकर वो नहाती, जैसा उस फकीर ने बताया था, और 3 किलोमीटर पैदल चलकर पीपल के पेड़ की जड़ में पानी डालाती थी। कुछ पंडितों ने भी कहा कि शिव जी का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। सावित्री जी दुविधा में थी। इतनी सारी बातों से उनका दिमाग चकरा जाता था। ईश्वर से राम कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना सावित्री जी निरंतर करती रही। कई रिश्तेदार बारी बारी से मिलने आते। ऐसा लगता था जैसे वे राम कुमार जी का अंतिम दर्शन करने आए हो। यह सब सावित्री जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर उनके पास रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लोगों की बातें सुनकर सावित्री जी सोचती कि टोने टोटके करने के बजाय मरीज की देखभाल पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सबको हाँ भी कह देती थी। वो देवी देवताओं में आस्था रखती थी और सोचती थी कि जब मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं विंध्याचल माता के दर्शन करने जाऊंगी और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराऊंगी। लेकिन महामृत्युंजय का जाप उन्होंने तुरंत करवाने का निश्चय किया, क्योंकि कहते हैं कि यह जाप सुनकर इंसान मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है। इतने सारे उपाय किए जा रहे थे, तब बाबा जी को खबर कैसे नहीं मिलती। बाबा जी भी जल्दी से आ गए और साथ में राम कुमार जी की इकलौती बहन भी आ पहुंची। जिस दिन बाबा जी घर आए, सावित्री जी पूरे दिन की थकी हुई थी और थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉल के कोने में लगे बिस्तर पर लेटी हुई थी।
बाबा जी अचानक दूर से चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुए। उनकी आवाज से घबराकर सावित्री जी बिस्तर से नीचे गिर गई। बाबा जी के सामने आज भी वो पर्दा करती थी। चोट लगने के बावजूद वे जमीन पर ही बैठी रह गई। बाबा जी अपने पोते को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपना बेटा इसी बीमारी में खो दिया था और अब वो अपने पोते को खोने के डर से रो रहे थे। किसी तरह बड़े भाई साहब ने उन्हें संभाला। सावित्री जी की ननद बेटे के जन्म के बाद पहली बार मिल रही थी। दूसरे दिन जब सभी लोग इधर उधर चले गए तो राम कुमार जी की बहन सावित्री जी से कहने लगी, भाभी, तुम्हारा बेटा हुआ, लेकिन तुमने हमें कोई नेक नहीं दिया। सावित्री जी ने कहा, तुम मिले ही नहीं तो कहां से देती? बहन ने कहा, तो अभी दे दो ना। सावित्री जी ने कहा, भैया के ठीक हो जाने दो तब दे दूंगी। तो बहन ने कहा, जब मर जाएंगे तब क्या दोगी? सावित्री जी दुखी होकर रोने लगी और गले की मटर माला उतार कर फेंक दी। जाने कैसी बहन थी। राम कुमार जी के इलाज के साथ साथ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र भी चल रहा था, जिससे किसी तरह वो ठीक हो जाए। बाबा जी राम कुमार को गांव ले जाना चाहते थे, परंतु सावित्री जी ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के बाद ही वो यहां से जा सकेंगे। इलाज पूरा करना आवश्यक है। बाबा जी रोते धोते अपनी पोती के साथ वापस चले गए। इधर सावित्री जी ने पंडितों से विचार विमर्श करके महामृत्युंजय का पाठ शुरू करवा दिया और संकल्प ले लिया। साथ में 36,000 मंत्रों का जाप करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। 11 दिनों तक पाठ चला और उसके पश्चात समापन हुआ। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा और वस्त्र देकर विदा किया गया। पता नहीं इसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं, पर मन को शांति अवश्य मिली। इलाज करते करते 3 महीने बीत चुके थे। अब तक इतना सुधार हो गया था कि राम कुमार जी चलकर बरामदे में बैठने लगे थे। सावित्री जी को विश्वास हो गया था कि वो अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। उनका व्रत उपवास भी चल रहा था। यह एक अद्भुत बात थी कि जिस पेड़ में सावित्री जी वो पानी डालती थी, वह भी अब सूख चुका था। ऐसा लगता था कि उसे भी टीबी के कीटाणुओं ने जकड़ लिया हो। सावित्री जी बेहद कमजोर हो चुकी थी, मगर उन्होंने बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की चिंता छोड़ दी थी, जिन्हें एक नौकर और एक बूढ़ी नौकरानी देखभाल कर रहे थे। कभी कभी बच्चे भी बीमार पड़ जाते थे, तब बड़े भाई साहब उनका ध्यान रखते थे। सावित्री और सत्यवान की कथा में सावित्री के तप से ईश्वर प्रकट होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लेकिन यहाँ हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और आर्थिक समस्याएं भी सिर उठा रही थी। घर में रखा धन अब खत्म होने की कगार पर था और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। राम कुमार जी के इलाज और खान पान में वे कोई कमी नहीं करना चाहती थी। ऐसे समय में सावित्री जी को हरिशंकर जी की याद आई। उन्होंने उन्हें फोन कर बुलाया और 4 सोने की चूड़ियां गिरवी रखवाकर पैसे लाने की विनती की। हरिशंकर जी ने अपने पास से पैसे दे दिए और बाद में उनकी चूड़ियां उन्हें वापस लौटा दी गई। एक्सरे में सुधार भी दिख रहा था। एक दिन जब सावित्री जी आराम कर रही थी तो उन्हें नींद आ गई। तभी उन्हें लगा जैसे एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी उनके सामने आया और बोला, माँ, कागज दो। सावित्री जी ने कहा, अभी पेपर नहीं है, बाद में आना। वह रद्दी पेपर खरीदने वाला था। उसने एक स्लेट पर कुछ लिखा और कहा, अभी बहुत समय बाकी है। अचानक उनकी नींद खुल गई। वे सोचने लगी, यह आदमी कौन था? क्या वह ब्रह्मा जी थे जिन्होंने मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया? उठकर उन्होंने ईश्वर को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। मेरे पति का जीवन तुम्हारे हाथ में है। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 6 महीने के इलाज के बाद एक्सरे रिपोर्ट लगभग सामान्य आ गई थी। बीमारी खत्म हो जाती है पर अपने निशान छोड़ जाती है। 6 महीने बाद भी राम कुमार जी दवा और परहेज करते रहे। फैक्ट्री का पुराना मैनेजर बदल चुका था और नए मैनेजर मिस्टर डांगा आ गए थे। उन्होंने कहा, तिवारी जी, आप 1 महीने की छुट्टी लेकर स्वास्थ्य लाभ कीजिए। फिर जब बाबा जी मिलने आए तो राम कुमार जी अपने परिवार के साथ गांव चले गए। 1 महीने बाद भी उन्होंने अपनी छुट्टियां 15 दिन और बढ़ा ली। हालांकि वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे,
पर अभी भी उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। इसके बाद राम कुमार जी ने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और 88 साल की उम्र में अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन भर सावित्री जी का साथ बना रहा। रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रजिया के संग एक गांव में रहता था। ये अत्यंत निर्धन परिवार था और उनकी कोई संतान नहीं थी। रजिया के 2-3 बच्चे होकर गुजर गए थे और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रामू का उससे प्रेम काम होने लगा। रामू पर दूसरी शादी का जुनून सवार हो गया और वह रजिया से निरंतर झगड़ा करने लगा। एक न एक बहाने से वह रजिया पर बिगड़ता और कभी कभी उसे मारता भी। अंततः वह एक नई स्त्री को लेकर आ गया जिसका नाम दासिया था। दासिया बड़ी बड़ी आंखों वाली और जवानी की उम्र में थी। रजिया इस नवयुवना के सामने टिक नहीं पाती, फिर भी वह अपने स्वामित्व को जितना हो सके बनाए रखना चाहती थी। उसने इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया था, उसे वह आसानी से छोड़ नहीं सकती थी। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू एक दिन पहले दासिया के लिए चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर वह बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासिया के आनंद में विखंड डालने की। वह बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चाहती के लिए चुनरी क्यों ले आए? चुनरी के बदले इस दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने के साथ है तो काम कर, मजदूरी कर। भगवान ने क्या हाथ पर नहीं दिए? पहले तो दिन भर उठकर काम भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो सारा दिन पड़ी रहती है। तो क्या रुपए आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए जान ही थोड़ी दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, उसका यह फल मिला? तो अब मेरी बारी काम करने की आई है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा होकर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हो। समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई। रामू दिल में समझ रहा था कि यह गृहस्थी रजिया ने ही जोड़ी है। संभव था कुछ दिन बाद जाकर वह रजिया को मना लेता, पर दासिया भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोट जमाना शुरू की और बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है कि मैं अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो वो कर। दासिया ने आंख मटकाते हुए कहा, यह सब नखरे हैं। तुम हाथ पैर जोड़ोगे और मनाओगे और कुछ नहीं। तुम चुप बैठे रहो, 2-4 दिन में उसकी गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो बात कह देती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा नहीं थी। अब जब वह पहले की तरह सुंदर नहीं रही, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। ये घर उसने बनाया है, अनाज का लेन देन उसने शुरू किया और आज उसका पति इतनी निर्दयता से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहता है। रामू ने इतना भी कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी। मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग नहीं होने दूंगा। परंतु मेरी ऐसी दुर्गति है कि उसे निर्दय को मुझ पर दया भी ना आई। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव के लिए चल पड़ी। उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को तो पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासिया के साथ बैठा हुआ आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने भी यही सोचा कि इस तरह से चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती। वह दासिया को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर में से घेले की कोई चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों के सामने रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा
कि रजिया ही घर की सारी संपदा लेकर चली गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूं, तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे आशा न थी कि वह इस तरह से जाएगी। उसने सोचा था कि जब वह घर छोड़कर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा, पर अब क्या करें। तभी दासिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट दो, यहां किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं सकते। मैं तो जाती हूं, लेकिन दासिया रानी तुम भी बहुत दिन तक राज न कर पाओगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह तो बड़े बड़ों के घमंड चूर कर देता है। दासिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जब नए गांव में आई, जो रामू के गांव के निकट ही था, तो वहां के लोग उससे परिचित थे। वे जानते थे कि वह कितनी कुशल गृहिणी है, कितनी मेहनती है और कितनी सच्ची है। रजिया को मजदूरी का काम मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। 3 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। उसने एक नई गृहस्थी बनाई, खेती शुरू की, और इसका विवरण करने बैठे तो कहानी खत्म नहीं होगी। संजय के जितने मंत्र थे वे सब रजिया को भली भांति ज्ञात थे। गांव वाले उसके परिश्रम को देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि वह अब पराधीन नहीं रही, वह अपनी मेहनत की खाती थी। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी थी। वह उनके कंधों पर सिर रखकर कहती, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही पति हो। बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। अब वह इस गांव की चौधराइन थी। एक दिन जब रजिया घर लौट रही थी तो एक आदमी ने आकर कहा, तुमने सुना, चौधरी रामू बहुत बीमार है। रजिया ने उदासीनता से कहा, क्या जर है? जर नहीं, कोई और रोग है। वह आदमी बोला, बाहर खाट पर पड़ा है। मैंने पूछा, कैसा जी है? रामू तो रटने लगा, बड़ा बुरा हाल है उसका। घर में एक भी पैसा नहीं है कि वह अपनी दवा दारू कर सके। रजिया का एक लड़का है, वह पहले भी काम धंधा नहीं करती थी और अब तो लड़के वाली है तो काम कैसे करेगी। घर की सारी मार रामू के सर पर ही गिरी है। फिर दासिया को भी गहने चाहिए। नई दुल्हन जो ठहरी, रजिया घर के अंदर जाते हुए कहती है, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर जाकर उसका मन नहीं लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उसे उस आदमी से कुछ पूछना था, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने इधर उधर उसे ढूंढा, परंतु वह ना मिला। रजिया घर की चौखट पर ही खड़ी हो गई। उसे वे शब्द याद आए जो 3 साल पहले उसने रामू के घर से निकलते हुए कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दिया था। वह जलन अब नहीं थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासिया की अवस्था पर अब उसे ईर्ष्या नहीं होती थी, बल्कि दया आई थी। उसने सोचा, रामू बीमार है, अवश्य ही उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो वह पहले भी नहीं था, और बीमारी के बाद तो बिल्कुल भुला ही गया होगा। खेती तो उसकी पहले भी बहुत काम थी, खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता होगा। तभी पड़ोस की एक स्त्री आज मानने के बहाने आकर कहने लगी, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई बैरी भी ऐसा ना करेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दासिया के कहने में आकर वह यह सब कर बैठे। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? दासिया के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसन ने आज ना मांगी और मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने अपना घड़ा उठाया, रस्सी ली और कुएं से पानी खींचने के लिए चल पड़ी। वह सोच रही थी कि अगर रामू की तबीयत इतनी खराब होती तो वह अवश्य किसी को उसके पास जरूर भेजता। यदि कोई उसे बुलाने नहीं आएगा तो वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे, आखिर रजिया आई ना, मगर रामू तो अचेत पड़ा है, उसकी दशा ऐसी ही थी, फिर उसे कौन बुलाएगा? तभी उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ घबराया हुआ लग रहा था। रजिया ने सोचा, निश्चित ही यह रामू के गांव से आया है। उसने घड़ा रख दिया और उस आदमी के पास जाकर बोली, रामू, महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को चारा पानी देना है, दिया बाती करनी है। ऐसा करती हूँ
मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, तुम जाकर दासिया को दे देना और कह देना कोई काम हो तो बुला ले। वह आदमी, जो किसी दूसरे गांव का रहने वाला था, पहले तो चौंक गया, फिर समझ गया और चुपचाप रजिया के साथ चल पड़ा और रुपए लेकर चला गया। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उसका? आदमी ने अटकलबाजी में जवाब दिया, अब तो कुछ संभल रहा है। वह अनजान आदमी वहां से चला गया और रजिया बैलों को चारा पानी देने लगी, परंतु उसका मन अभी भी रामू में ही लगा हुआ था। उसे याद आया कि 10 साल पहले जब वह बीमार पड़ी थी तो रामू उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। रजिया के मन में आया कि क्यों न जाकर देखाऊं, कोई क्या कहेगा, किसी का मुंह है जो कुछ कहे। कोई चोरी करने थोड़े जा रही हूं, मेरा आदमी है, उसके पास जा रही हूं। दासिया क्या कहेगी, उससे क्या मतलब। रजिया ने अपने घर के किवाड़ बंद किए, घर को सहेजा और रामू को देखने के लिए चल पड़ी, मन में क्षमा का भाव लिए हुए। इधर रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे जितना भी जोर करे, कितना भी सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आएगी। दासिया सुंदर थी, शौकीन थी, पर खेती की उपज काम होने लगी थी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्चों में लुट जाती थी। रामू को कई बार उधार लेना पड़ा। इस चिंता और दुख में उसका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। शुरू में उसने कुछ परवाह नहीं की, परवाह करता भी तो क्या करता, घर में पैसे तो थे नहीं। बीमारी का इलाज ना होने से बीमारी ने जड़ पकड़ ली और 10 दिनों में ही उसका दाना पानी छूट गया। मौत के इंतजार में वह खाट पर पड़ा हुआ था। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासिया को कोसता कि तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, घर की लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूं कि अब भी बुलाऊंगा तो रजिया आएगी, लेकिन किस मुंह से उसे बुलाऊं। एक बार वह आ जाती तो उससे अपने अपराधों की क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी से मरता और कोई लालसा नहीं थी। अचानक ही रजिया उसके सामने आ गई और उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही खबर मिली। रामू ने सजल नेत्रों से उसकी ओर देखा पर कुछ कह न सका। उसने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और उसकी आंखें पलट गईं। रामू की मृत्यु हो चुकी थी, घर में लाश पड़ी थी। दासिया रो रही थी कि घर में रुपयों का तो नाम भी नहीं है, लकड़ी भी चाहिए, अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करनी होगी। कफन के बिना लाश कैसे उठेगी? काम से काम 10 रुपए का खर्च तो होगा। यहां घर में 10 रुपए तो क्या 10 पैसे भी नहीं थे। वह सोच रही थी कि अब क्या करेगी। उसके पास ऐसे कीमती गहने भी नहीं थे जिन्हें बेचकर 10 रुपए मिल सके। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवरा जी, ये बेरा कैसे पार लगे? गांव में कोई भरोसे का भी नहीं है। मेरे पास गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रख ले और आज का खर्च दे दे। फिर भगवान मालिक है, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती। तभी रजिया आंखें पोंछती हुई वहां आ गई। उसके कानों में बात पड़ चुकी थी। उसने पूछा, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाने की बेला है या सलाह करने की? हाँ, इसका इंतजाम कर रहा हो। रुपया पैसा तो यहां होगा नहीं, बीमारी में ही खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मंझधार में ही लाकर छोड़ दिया। तुम ऐसा करो, लपक कर मेरे घर जाओ। मेरा घर कौन सा दूर है। यह चाबी लो और वहां अंदर भंडार से 50 रुपये निकाल लो, ऊपर की पटरी पर रखे हुए हैं। वह चाबी लेकर उधर चला गया। इधर दासिया रजिया के पैरों पर पड़कर रोने लगी। उसने देखा कि रजिया के मन में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, क्यों रोती हो? वह चला गया, पर मैं तो हो, किसी बात की चिंता न कर। इस घर में हम और तुम दोनों उनके नाम पर ही बैठेंगे। मैं वहां भी देखूंगी और यहां भी। कोई तुमसे गहने मांगे तो मत देना। दासिया का जी चाहता था कि सिर पटक कर मर जाए। वह सोचने लगी कि मैंने इसे कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर ही छोड़ा। रजिया ने पूछा, जी, रुपए हो तो मुझे बता देना, मैं झगड़ा रखना नहीं चाहती। और तुम्हारा बच्चा इतना दुबला क्यों हो रहा है? दासिया बोली, जो गाय तुम छोड़ गई थी वह मर गई है, अब इसे दूध नहीं मिलता, इसीलिए कमजोर है। राम राम बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी और अब यहीं पर अपना घर बसाऊंगी। वहां पर क्या रखा है? घर से रामू की लाश उठा दी गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
काम से काम 200 खर्च हो गए। किसी से मांगने की नौबत ना आए, इसलिए सारा खर्चा रजिया ने खुद ही किया। दासिया के जोहार भी इस त्याग की आंच में पिघल गए। वह विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। रजिया घर संभाल रही थी। दासिया को वह अब नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी। पहले उसे पहनाकर फिर खुद पहनती, उसे खिलाकर फिर खुद खाती। जोखो अब पढ़ने के लिए जाता था। उसकी सगाई की बात चल रही थी। उनके खानदान में बचपन में ही ब्याह कर दिया जाता था। दासिया ने कहा, बहन, गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो भरे ही है। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चला है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। तभी उनकी पड़ोसी ने कहा, आज जोखो के बाप होते तो कुछ और बात होती। रजिया ने कहा, वह नहीं है तो मैं तो हूं। वे जितना करते मैं उतना ही करूंगी, पर जब मैं मर जाऊं तब कहना कि जोखो के बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूं, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी दे देना बस। और मुझे क्या करना? मेरा तो आदमी मर गया है, पर तुम्हारा तो अभी जिंदा है। दासिया उसके गले लगकर खूब रोई और बोली, जी, तुम ही मेरी माता हो। तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूं तो भगवान की दया पर कि कहां मैं और कहां यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो पड़ी। रजिया, दासिया और उनका बेटा और बहू सभी एक सुखी परिवार की तरह जीवन बिताने लगे। शांति नगर के एक छोटे से गांव में अमर सेन नामक एक जमींदार रहता था। अमर सेन बेहद होशियार और नेकदिल व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अमर सेन के 4 पुत्र थे, जिनका विवाह हो चुका था और वे सभी अपने अपने जीवन निर्वाह में व्यस्त थे। समय के साथ साथ अमर सेन वृद्ध होता जा रहा था। इसी वर्ष उसकी पत्नी का स्वर्गवास भी हो गया। तब जमींदार ने सोचा कि अब तक जो संपत्ति और धन इकट्ठा किया है, उसका उत्तराधिकारी किसे बनाए। चारों पुत्र अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, परंतु उसके बाद उसकी जमींदारी को कौन संभालेगा, ये सोचने का समय आ गया था। इस निर्णय को लेने के लिए अमर सेन ने अपने चारों पुत्रों और बहुओं को बुलाया और उन्हें एक मुट्ठी गेहूं के दाने ओटली में बांध कर दिए। उसने कहा, मेरे बच्चों, अपने बुढ़ापे में मैं तीर्थ यात्रा और भगवत भजन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहा हूँ। मुझे वापस लौटने में कम से कम 2 वर्ष लग जाएंगे। जब मैं लौटूंगा तब जो भी इन गेहूं के दानों को सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अगली सुबह ही अमर सेन तीर्थ यात्रा पर निकल गया। जमींदार के जाने के बाद सभी बेटे अपने अपने कामों में लग गए। सबसे बड़े बेटे और बहू ने सोचा कि बुढ़ा सठिया गया है, 2 साल तक उन्हें इस बात को याद नहीं रहेगा। वैसे भी हम ही सबसे बड़े हैं, तो सारी संपत्ति पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने वह गेहूं की पोटली कूड़ेदान में फेंक दी। दूसरे बेटे और बहू ने सोचा कि पिताजी ने कहा है कि इन गेहूं के दानों को संभाल कर रखना है, तो क्यों ना इन्हीं अपनी तिजोरी में रख दे। वहां यह पोटली बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब पिताजी वापस आएंगे तो उन्हें लौटा देंगे और संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने गेहूं के दानों की पोटली को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। तीसरे बेटे और बहू आपस में कहने लगे कि इस पोटली को संभालना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर हम इन्हें खा लें तो शायद पिताजी को अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि खाने की चीज की सही जगह पेट में ही होती है। ऐसा मानकर उन्होंने गेहूं के दानों को पिसवाकर उसकी रोटी बनाकर खा ली। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे और बहू की। छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने कहा, पिताजी ने हमें यह गेहूं की पोटली दी है, तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम किसान हैं तो हमारा धर्म खेती करना है। हमें यह गेहूं के दाने खेतों में बोने चाहिए। छोटे बेटे को भी यह बात जंच गई। उन्होंने गेहूं के दाने जमीन में बो दिए। कुछ समय बाद गेहूं की शानदार फसल खेतों में लहलहाने लगी। उन्होंने फसल काटी
और बोरियों में भरकर उसे सुरक्षित गोदाम में रखवा दिया। 2 साल बाद जब जमींदार अमरसेन वापस लौटे तो सबसे पहले उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उनसे गेहूं की पोटली के बारे में पूछा। यह सुनकर सबसे बड़ा बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने वह पोटली बेकार समझकर फेंक दी थी। दूसरे बेटे ने बताया कि उन्होंने वह दाने खा लिए हैं। तीसरा बेटा खुश था, क्योंकि उसने वह पोटली तिजोरी में संभाल कर रखी थी। वह तुरंत गेहूं की पोटली को उठाकर ले आया, परंतु यह क्या, पोटली खोलते ही सारे दाने सड़े हुए निकले। वह भी शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वह भी गेहूं की पोटली सुरक्षित नहीं रख सका था। अंत में सबसे छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, आपने जो गेहूं की पोटली हमें दी थी वह अब 50 बोरियां गेहूं बन चुकी है और गोदाम में सुरक्षित रखी है। उन पर सिर्फ आपका ही हक है। ये कहते हुए उन्होंने सारी बात अपने पिता को बताई कि किस तरह से उन्होंने उन गेहूं के दानों को खेतों में बीजकर कड़ी मेहनत से 50 बोरियां गेहूं की फसल प्राप्त की। अपने छोटे बेटे और बहू की मेहनत और समझदारी को देखकर जमींदार ने बिना देरी किए तिजोरी की चाबियां उन्हें सौंप दी और कहा, मेरी संपत्ति के असल हकदार तुम लोग ही हो। छोटे बेटे ने बहुत ही खुशी से जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और कहा, परंतु पिताजी, मैं चाहता हूं कि मेरे तीनों भाई भी इस जिम्मेदारी को उठाने में मेरी सहायता करें। जमींदार समझ गया कि उसका छोटा बेटा उम्र में सबसे छोटा है, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, तुम जो भी करोगे सही करोगे। इसके बाद चारों भाई मिलकर अपने पिता की जमींदारी के काम को आगे बढ़ाने लगे। जमींदार अमरसेन अब निश्चिंत थे कि उनकी मेहनत और योग्यता से कमाई हुई विरासत सुरक्षित हाथों में थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।